चले जी, अब हम आगे बढ़ते हैं, फैमिली डाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं। अब हम डाइवर्सिटी को और डिटेल में पढ़ेंगे। पहले तो हमने रीजनिंग की तरह पहले काम किया था कि भाई मैरिज को हैबिटेशन की वजह से इश्यूज चेंजेस हो रहे हैं, देयर आर सो मेनी इश्यूज, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इसमें एक थ्योरिस्ट आते हैं और एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है इसके हवाले से, और मुझे लगता है किसी ना किसी दौर के अंदर या कभी ना कभी ये आया जरूर होगा या आ सकता है। डिवॉल्ट की एक स्टेटमेंट है, द फैमिली is a falsely monolithic concept। कोई भी चीज मोनोलिथिक का मतलब क्या होता है, एक सिंपल तरीके से स्टीरियोटिपिकल वे में एक्सप्लेन हो रही हो, ठीक है। तो उनके मुताबिक, डिवॉल्ट के मुताबिक, द फैमिली इज अ फॉल्सली मोनोलिथिक कॉन्सेप्ट, डिवॉल्ट ने कहा था, ठीक है, कि अगर आप फैमिली को सिर्फ एक मीनिंग में देखो, मोनोलिथिक का मतलब क्या होगा कि सोसाइटी में ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो सकता है मेरा बेटा, बहुत ही सिंपल सी बात है, न्यूक्लियर फैमिली भी आएगी, न्यूक्लियर फैमिली, एक्सटेंडेड आ गया मेरा बेटा, एक्सटेंडेड फैमिली आ गई, ठीक है, मैरिज की एग्जिस्टेंस आ गया, रादर देन कोहैबिटेशन, सही है। सो ऑटोमेटिकली अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं आपके साथ, तो अब हम फैमिली डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, ठीक है। फैमिली डाइवर्सिटी, ठीक है, हमारे पास एक डाइवर्सिटी का रीजन जो आ जाता है वो आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल डाइवर्सिटी, यानी कि फैमिली एज एन ऑर्गेनाइजेशन डाइवर्स है, ठीक है, जिसके अंदर हम बात करते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हवाले से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि भाई कुछ फैमिलीज के अंदर क्या होगा, सेग्रीगेटेड कॉन्जुगल रोल्स होंगे, ठीक है, यानी कि मेल अलग रोल परफॉर्म कर रहा है और फीमेल अलग रोल परफॉर्म कर रही है, ठीक है, सेग्रीगेटेड कॉन्जुगल रोल्स, ठीक है, मेल इंस्ट्रूमेंटल कर रहा है, segregated, male is performing instrumental role and the female is performing domestic role, अब मेरा बेटा ये बहुत ही सिंपल सी बात है, ये दोनों का आइडिया दिया किसने है, ये आइडिया दिया है पार्सन्स ने, ठीक है मेरा बेटा, सही है। तो एक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हवाले से अगर हम फैमिली डाइवर्सिटी की बात करें तो एक तरह का फैमिली स्ट्रक्चर हमारे पास ये है, दूसरी तरफ हमारे पास है सिमेट्रिकल कॉन्जुगल रोल्स, अब सिमेट्रिकल कॉन्जुगल रोल्स का मतलब क्या है, मेल्स एंड फीमेल्स are performing similar tasks, कि मेल और फीमेल दोनों सिमेट्रिकल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, फैमिली एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काफी हद तक चेंज हो गई है, फैमिली एज एन ऑर्गेनाइजेशन काफी हद तक चेंज हो गई है, ठीक है। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जब बात होती है ना बेटा, तो ये हमेशा बात होती है विद इन एंड आउटसाइड ऑफ होम, विद इन एंड आउटसाइड द होम।
ठीक है मेरा बेटा, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या समझ में आता है, फैमिली डाइवर्सिटी, ऑर्गेनाइजेशन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ जाता है। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल सी बात है कि आपकी जो मैरिटल रिलेशनशिप होती है, जो आपकी जो फैमिली रिलेशन, मैरिज रिलेशनशिप होती है, वो भी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से वेरी कर सकती है। ठीक है, फिर फैमिली डाइवर्सिटी के दूसरे कॉन्सेप्ट में हम जो अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं, दैट इज सोशल क्लास डाइवर्सिटी। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर हम सोशल क्लास डाइवर्सिटी की बात करते हैं ना, तो इसमें हमारे पास एक थ्योरिस्ट आते हैं, उनका नाम है ओनील। ठीक है, ओनील ने एक बहुत ने ऑब्जर्वेशन की थी सबसे पहले, और इस ऑब्जर्वेशंस के बाद उन्होंने कुछ रिपोर्ट किया था। ठीक है, इस रिपोर्ट के मुताबिक कि भाई सिंगल पेरेंट नेवर मैरिड, ठीक है, शादी नहीं हुई है लेकिन बच्चे हो गए, यानी कि जिसको हम टीनेज प्रेगनेंसीज का भी नाम देते हैं। ठीक है, ये तमाम गम एग्जिस्ट करते हैं, सिंगल पेरेंट, नेवर मैरिड, ये लोअर क्लास के अंदर उन्होंने देखा सबसे ज्यादा। ठीक है, फिर उन्होंने कहा नॉर्मल जो ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर है, 2 पेरेंट्स फैमिलीज, ठीक है, 2 पेरेंट्स फैमिलीज मिडिल एंड अपर क्लास के अंदर नजर आई। कि क्लास स्ट्रक्चर की वजह से सिस्टम चेंज हो रहा है। ठीक है, फिर एक और फैमिली स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं बीन पोल फैमिली। देखो बेटा, बीन पोल फैमिली को याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल सी बात है। पोल कैसा होता है बेटा, लॉन्ग होता है, पोल इज अ लॉन्ग। ठीक है, अब बीन पोल का मतलब है 2 वर्ड्स याद रखना, लॉन्ग एंड थिन। अब फैमिली स्ट्रक्चर, लिसन टू मी एवरीवन, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सही है, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक ऐसा फैमिली स्ट्रक्चर जिसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा हो, सही है, और लो बर्थ रेट। क्या हो मेरा बेटा, लो, ठीक है, यानी कि लॉन्ग एंड थिन स्ट्रक्चर है। क्या है मेरा बेटा, लॉन्ग एंड थिन। ठीक है, अब भाई बहुत ही सिंपल सी बात है, लॉन्ग एंड थिन फैमिली स्ट्रक्चर है, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लो बर्थ रेट है, यानी कि ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, और चिल्ड्रन भी होंगे। समझ में आई बात, लॉन्ग एंड थिन स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इनके मुताबिक ये फैमिली स्ट्रक्चर मोर इन वर्किंग क्लास नजर आया। क्यों? इसकी वजह क्या है? अर्ली मैरिजेस होती हैं, अर्ली मैरिजेस होंगी तो मेरा बेटा क्या होगा, लो एवरेज एज ऑफ मदर्स, लो एवरेज एज ऑफ मदर्स एट फर्स्ट बर्थ। ठीक है, फर्स्ट बर्थ के ऊपर बच्चों की जो पेरेंट्स, जो मदर्स थी, उनकी एज कम थी, तो उनका ग्रैंड पेरेंट जल्दी बनने का चांस ज्यादा है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट बनने का चांस ज्यादा है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? सही है। तो अर्ली मैरिजेस के अंदर, अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत इजी सीन बताता हूं। माय ग्रैंड मदर में जो मेरी नानी थी, उनकी जो शादी हो गई थी वो बहुत पहले ज़माने में, जल्दी शादी होती थी, 15-16 ईयर्स की उसमें उनमें उनकी शादी हो गई थी। ठीक है, तो अब उनके जो बेटे हैं, ठीक है, अब सोचें, बहुत सिंपल सी बात है, उनके बेटों के, सही है भाई, बहुत सिंपल सी बात है, उनके बेटों के जो पहला बेटा था, आई थिंक उनकी एज थी जब 23-24 थी, तब उनका, मेरी नानी का पहला पोता हो गया था। सही है, एग्जैक्टली, जो मेरा कज़न जो हुआ था। ठीक है, मेरा कज़न जो था वो अब मेरी नानी की एज क्या होगी, 40, 42 की 43 के करीब होगी। सही है, अब
जब उसकी शादी हुई, मेरे कजन की जब शादी और उसकी बेटी पैदा हुई, तो मैं नानी बिकम अ ग्रेट ग्रैंड मदर। समझ आई बात? तो ऑटोमेटिकली क्या है कि अर्ली एजेस मैरिजेस की वजह से आपके पास क्या हो जाता है कि ऑटोमेटिकली बीन पूल फैमिली स्ट्रक्चर डेवलप हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे आते हैं हमारे पास फैमिली सोशल क्लास डाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे पास दूसरे थ्योरिस्ट आते हैं, उनका नाम है यंग एंड विल्मो। इनसे दोस्ती कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा सारी जगहों पे आएंगे। इनके मुताबिक इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई मोर सिमेट्रिकल फैमिली इन मिडिल क्लास स्ट्रक्चर। कि भाई मिडिल क्लास स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या होते हैं, आपके पास बहुत ज्यादा हैं क्या चीज, कौन सी फैमिली स्ट्रक्चर ज्यादा हैं आपके, सिमेट्रिकल फैमिली। सिमेट्रिकल फैमिली का मतलब क्या होता है मेरा बेटा, जिसमें मेल और फीमेल दोनों सिमिलर टास्क परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, अब इसमें जो फैमिली डाइवर्सिटी में ऑर्गेनाइजेशनल सोशल क्लास के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ना, अब मैं उसकी तरफ आ रहा हूं, उसको हम कहते हैं एथनिक डाइवर्सिटी। ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका कहीं ना कहीं एग्जामिनर जरूर क्वेश्चन कहता है कि भाई डाइवर्सिटी का अगर सवाल देना है ना एग्जामिनर की ख्वाहिश होती है कि वो एथनिक डाइवर्सिटी पे जरूर सवाल कुछ ना कुछ रखे, या फिर ऐसा सवाल दे जिसमें एथनिक डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट वेरी करता हो। ठीक है, अब देखो एथनिक डाइवर्सिटी में होता क्या है, बहुत ही सिंपल वर्ड में समझाता हूं। ठीक है, यानी कि डिफरेंस इन एथनिसिटी की वजह से अब क्या होगा, डिफरेंस इन वैल्यूज एंड नॉर्म्स होगा कि एक एथनिसिटी की वैल्यूज दूसरी एथनिसिटी की वैल्यूज से डिफरेंशिएबल होंगी। ठीक है, अब वो जो डिफरेंशिएबल होंगी मेरा बेटा, जैसे ब्लैक वर्सेस व्हाइट हो गया। ठीक है, अगर मैं बहुत ही बेसिक सी एग्जांपल लूं आपके पास, इन यूके, अब मैं यूके के अंदर एक तरफ मेरे पास देसी क्यूट पीपल हैं, ठीक है, दूसरी तरफ मेरे पास ब्लैक्स हैं, तीसरी तरफ मेरे पास चाइनीज हैं, चौथे मेरे पास वाइट हैं। ठीक है, जिनका देश है, अब वाइट देसी कहते हैं, ये हमारा मुल्क है, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई बहुत ही सिंपल सी बात है कि भाई एक्चुअल में इन तमाम लोगों की, सही है, ट्रेडिशंस डिफरेंट होंगे, लाइफस्टाइल डिफरेंट होंगे। देसी तो बेचारे जिंदा रहते ही शादी करने के लिए, ठीक है, पैदा दुनिया में आए शादी करने के लिए थे। ब्लैक्स ने कहा कर शादी उन्होंने करनी नहीं है, उन्होंने तो कोहैबिटेशन में रहना है। ठीक है, इसके अलावा बिलीव्स सबके डिफरेंट हैं, सही है। तो ऑटोमेटिकली ये जो तमाम डिफरेंशिएशन है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली डिफरेंस इन कल्चर को लेके चलता है। ठीक है, डिफरेंस इन कल्चर, ठीक है, मैरिज पैटर्न्स, एंड फैमिली स्ट्रक्चर, सही है, यानी कि ये पूरा मैकेनिज्म अफेक्टेड है। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू ऑल, समझ में आती है बात। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली इसमें एक और चीज आती है। ठीक है, इसमें एक और चीज आती है, इम्पैक्ट ऑफ सेकुलराइजेशन जिसे कहते हैं। ठीक है, वो कम्युनिटीज जहां पे सेकुलराइजेशन ज्यादा है वहां पर आपको डिक्लाइन इन मैरिज भी नजर आएगा। ठीक है, इंपैक्ट ऑफ सेकुलराइजेशन, सही है, इसमें आएगा कोहैबिटेशन, सही है, डिक्लाइन इन मैरिज, राइज इन डिवोर्स। ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या होगा
क्योंकि रिलीजन जो होता है हमेशा से क्या करता है, अब बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, जो रिलीजियस कम्युनिटीज होंगी वो मैरिज को सपोर्ट करता है रिलीजन। अब देसीज आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स रिलीजन, तो ऑटोमेटिकली वहां पे आपको गे लेस्बियन मैरिजेस भी कम मिलेंगी, ठीक है। सही है, ब्लैक्स का एक डिफरेंट मैकेनिज्म है, सही है। सो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, डिफरेंस इन एथनिसिटी में लीड टुवर्ड्स एंड डिफरेंस इन दीज आइडियाज आल्सो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सिंपल सी बात है, अब सेकुलराइजेशन के ऊपर क्या होता है, एक और इम्पैक्ट भी होता है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कैपिटलिस्ट सोसाइटीज हैं, दुनिया में जिंदगी का मकसद पैसे कमाना है, तो ऑटोमेटिकली मैरिज रेट कम हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर होती है बात। देखिए जी, अब इस सिनेरियो को, एथनिक डाइवर्सिटी के एलिमेंट को और डिटेल में जाकर अंडरस्टैंड करते हैं कि एथनिक डाइवर्सिटी का जो इम्पैक्ट होता है, ठीक है, वो इम्पैक्ट कहां पर आता है, ठीक है। अब इम्पैक्ट आता है सबसे पहले फैमिली स्ट्रक्चर पे, ठीक है, फैमिली स्ट्रक्चर पे आता है कि किस तरह का फैमिली स्ट्रक्चर वो फॉलो कर रहे हैं। देन मैरिज नॉर्म्स, ठीक है, कि मैरिज करना है, कोई हैबिटेशन करना है। फिर आता है फैमिली साइज, दे ऑल्सो एम्फसाइज ओवर द फैमिली साइज कि भाई फैमिली साइज बड़ा होगा छोटा होगा। फिर आता है डिवीजन ऑफ लेबर के ऊपर कि भाई डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है बेटा, सेग्रीगेटेड फैमिली है या फिर सिमेट्रिकल फैमिली है, ठीक है। अच्छा, एक और डिवीजन ऑफ लेबर में एक और चीज आती है कि फैमिली स्ट्रक्चर मैट्रीफोकल है, यानी कि फीमेल सेंटर्ड है, या फिर पैट्रीफोकल है, फादर सेंटर्ड है। जी, सो ऑटोमेटिकली इसमें बहुत ही सिंपल सी बात है, मैरिज नॉर्म्स हो गया, फैमिली साइज हो गया, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, ठीक है। इसके अलावा मैट्रीफोकल, पैट्रीफोकल या फिर सिमेट्रिकल। सही है, ये एक चीज समझ में आती है, ठीक है। अब अगर हम इस सिनेरियो को और आगे लेके चलते हैं अपने पास कि दुनिया के अंदर अगर हम अब कुछ थ्योरी से अंडरस्टैंड करते हैं किस तरीके से एथनिक डाइवर्सिटी का एलिमेंट आता है, ठीक है। याद रखिएगा, एथनिक डाइवर्सिटी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जाम के हवाले से, ठीक है। सबसे पहले हम आएंगे इसको अंदर स्टडी करेंगे डेल को, ठीक है। डेल ने कहा था देयर इज एन इम्पैक्ट ऑफ एथनिसिटी ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ एथनिसिटी होता है, पर्टिकुलरली उसने स्टडी किया था इम्पैक्ट ऑफ एथनिसिटी इन टर्म्स ऑफ फीमेल पेड एम्प्लॉयमेंट, कि आर द फीमेल्स वर्किंग, अर्निंग समथिंग और नॉट, ठीक है। अब इन्होंने इस सिनेरियो को इन यूके की डिफरेंट एथनिसिटीज के अंदर स्टडी किया था, ठीक है। अच्छा, अब ऑटोमेटिकली फीमेल पेड एम्प्लॉयमेंट एंड इसमें एक और चीज हो सकती है जो उन्होंने स्टडी की थी, फैमिली रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। फैमिली रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि फैमिली के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके हेड के ऊपर आती है, ठीक है। अब देखें, अगर बहुत ही सिंपल सी बात की जाती है कि इन्होंने इम्पैक्ट ऑफ एथनिसिटी की बात की थी इन द यूके, और उन्होंने कहा 3 एथनिसिटीज पे उन्होंने काम किया, ठीक है। एक थी ब्लैक कैरिबियंस, सही है। अब ब्लैक कैरिबियंस फैमिली, फिर दूसरी थी इसके अंदर साउथ एशियंस, ठीक है। साउथ एशियंस के बाद फिर आए वाइट लोकल्स, ठीक है। 3 एथनिसिटीज के ऊपर उसने वर्किंग की, ठीक है। ब्लैक कैरिबियन में उसने कहा कि भाई जो ब्लैक विमेन है, क्योंकि इसके अंदर वही सिंगल पेरेंट फैमिलीज का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है, मैट्रीफोकल फैमिलीज का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है, दे यूज्ड टू डू फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो इसमें एक और चीज देखा कि भाई इंडियन विमेन जो हैं साउथ एशियंस के अंदर,
Indian women used to do what? Part-time employment. ठीक है. दूसरी तरफ पाकिस्तानी एंड बांग्लादेशी women stop working after the marriage. After the marriage. ये कौन है? द ग्रेट पाकिस्तानी एंड बांग्लादेशी. ठीक है. और व्हाइट लोकल्स में आपको सिमेट्रिकल फैमिली स्ट्रक्चर्स नजर आता है. ठीक है. तो ये डेल की हमारे पास एक थ्योरी फॉर्मुलेट होती है जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है. ठीक है. दूसरी तरफ अगर हम इसी सिनेरियो को आगे लेके चलते हैं, ठीक है, तो हमारे पास डेल के बाद जो इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट आते हैं एथनिसिटी के अंदर, उनका नाम है बर्थओड. याद रखिएगा, डेल आए सबसे पहले और उसके बाद आएगी थ्योरी बर्थओड की. ठीक है. अब जो बर्थओड की थ्योरी है उन्होंने स्टडी किया था अफ्रो कैरेबियन फैमिली स्ट्रक्चर्स. अफ्रो कैरेबियन फैमिली स्ट्रक्चर. ठीक है. अब देखो, अफ्रो कैरेबियन फैमिली स्ट्रक्चर्स में आपको टीनेज प्रेगनेंसीज भी मिलेंगी, आपको लो रेट ऑफ मैरिज मिलेगा, कोहैबिटेशन ज्यादा होती है, सिंगल पेरेंटहुड ज्यादा होता है, लो रेट ऑफ मैरिज. ठीक है. सिंगल पेरेंटहुड. अब ये चीज आई कहां से? ग्लोबलाइजेशन. मैंने कहा ना, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन भी होता है. ये चीज आई इनके पास. ये फैमिली स्ट्रक्चर जो एग्जिस्ट करता था, एग्जिस्ट इन वेस्ट इंडीज, exist in West Indies, but now they have become stronger. But now they become stronger. अब क्यों स्ट्रॉन्गर बन गए बेटा? क्योंकि आपकी मॉडर्न इंडिविजुअलिज्म है. ठीक है. हर इंसान की अपनी मर्जी है, तो उनके पास एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन हो गई ड्यू टू मॉडर्न इंडिविजुअलिज्म. मॉडर्न इंडिविजुअलिज्म की वजह से ये आइडियाज बहुत स्ट्रांग हो गए. दूसरी तरफ बर्थओड ने कहा देसियों को स्टडी करते हैं साउथ एशियंस को. ठीक है. अब जब उसने साउथ एशियंस को स्टडी किया इसके अंदर, तो उसने कहा इनका तो जीने मरने का मकसद ही शादी है. सही है. अब साउथ एशियंस का सीन क्या था मेरा बेटा? साउथ एशियंस एक्चुअल के अंदर इनका कन्वेंशनल फैमिली स्ट्रक्चर ज्यादा है, हाई मैरिज रेट, वही कन्वेंशनल आइडियाज में आ गया, कंपेयर कर सकते हो आप. फिर लो डिवोर्स रेट, लो कोहैबिटेशन. ठीक है. लो डिवोर्स रेट, लो कोहैबिटेशन. ठीक है. हाई नंबर ऑफ एक्सटेंडेड फैमिलीज, हाई नंबर ऑफ एक्सटेंडेड फैमिलीज. ठीक है जी. सो बॉस, इस तरीके से हमारे पास बर्थओड और डेल की डिटेल्ड थ्योरी आती है जो कि कहता है कि भाई जो एक्चुअल के अंदर क्या चीज प्रमोट करते हैं, जो ये कहते हैं कि सोसाइटी के अंदर जो आइडियाज हैं वो एथनिसिटी की बेसिस पे डाइवर्सिफाई हो सकते हैं. इज इट क्लियर टू यू ऑल?